वेलकम स्टूडेंट, आपके अपने परिवार एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर चैनल में स्वागत है। आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही चैनल पे हैं। मैंने आपसे बताया था कि जितने भी प्रश्न अब तक परीक्षा में पूछे गए, मैं सभी प्रश्न को हल करवाने की कोशिश करता हूं और उन प्रश्नों को सेकंडों में कैसे हल करना है ये मैं आपको बताता हूं। अगर आप हमारे साथ काफ़ी दिन से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैं हर प्रश्न को कैसे करवाता हूं और आपको भी पता चल गया कि मैं कम से कम पेन यूज करने के बारे में बात करता हूं, क्योंकि हर प्रश्न को सेकंडों में हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही अगर आपके अंदर है तभी सिलेक्शन ले पाएंगे, अदरवाइज प्रश्न छूट जाएंगे, फिर आप सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हर प्रश्न को ट्रिकी सॉल्यूशन से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। सोमनाथ की वार्षिक आय यहाँ पे देखिए 24 लाख रुपए है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये EMI भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च किया जाता है? आपसे पूछा गया है, इसका आंसर बताना है। देखिए उसका रुपया कितना है, 24 लाख रुपये उसका वार्षिक आय है। अगर वार्षिक आय मतलब एक साल में 24 लाख है, तो अगर मैं बात करूं कि एक महीने में कितना होगा, तो आप कहेंगे एक महीने में उसका जो सैलरी हो जाएगा वो हो जाएगा 2 लाख। कितना हो जाएगा? 2 लाख। क्योंकि अगर एक महीने का 2 लाख होगा तभी 12 महीने का 24 लाख होगा, ये ध्यान रखना है। अब कहा गया हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 EMI भुगतान करता, तो उसके मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च होगा? ध्यान से देखना है कितना खर्च करता है। 40,000 तो 40 रखना है, मल्टीप्लाई प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। मासिक आय कितना है? 2 लाख, तो आप 2 लाख रख देंगे। ठीक है, 2 लाख। अब यहाँ देखिए ये 5 जीरो और ये 4 और एक ये जीरो कट चुका है। ऊपर कितना हुआ? 4 धामा 40 और नीचे क्या है? 2। तो 2 से या सीधा सीधा चाहे 2 से काट दीजिए और 2 धामा कितना हुआ? 20%। उसका जो मासिक आय का 20% EMI पर खर्च होता है, जो कि ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद फिर शेष में से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपये की राशि शेष है, तो मूल राशि ज्ञात करें। देखिए हर चीज़ अपने आप में 100 होता है। 100 में 10% की कटौती हो गया तो कितना बचा? 90। उसमें से फिर कहा गया शेष मतलब जितना बचा है, बचा कितना? 90। उसमें से 20% की कटौती फिर हो गई। अगर 90 का 20% कटौती हुआ तो 100 से फिर 20 घटाएंगे तो कितना कट गया? तो बचा 80। तो कितना बचा आपके पास टोटल? अगर आप काट लेंगे तो आपके पास 9 अट्ठे कितना होगा? 72 बचा। कितना बच गया? 72। लेकिन यहाँ कितना बताया गया है? बचा 3600। तो 72 के बराबर क्या है? 3600। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हमें पूछा गया मूल राशि कितनी है, तो मूल हमने कितना माना था? 100। आपका आंसर लग चुका है। अगर इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको तो 50 बार में, और 2 से काटेंगे 36 बार में। 36 से ये कट जाएगा 100 बार में। बराबर का तिरछा गुणा होता है 50 गुणे 100 अगर करेंगे तो हो जाएगा 5000, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। यदि 300 में 2.5% की कमी की जाती है तो उत्तर क्या होगा? देखिए 300 में 2.5 की कमी की गई, या ऐसे सीधा निकाल दीजिए 2.5, और नीचे क्या लिखेंगे? प्रतिशत के लिए 100, पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक जीरो और कर देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। 50 25 5 दूनी 10। कितना हुआ? 3 पचे 15, 15/2 मतलब क्या हुआ? 15 का आधा क्या हुआ? 7.5। तो 300 में से 7.5 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 7.5 घटाएंगे तो आएगा आपका 292.5। 292.5 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक पेन को 144 रुपये में
बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ देखिए मतलब क्या है कि उसका कलम 1/7 का मतलब हो उसका कलम का तो टोटल रुपये था वो 7 था, लेकिन वो 1/7 ही हानि मतलब एक की हानि पे बेचता है तो 7 रुपये अगर रेट था और एक की हानि पर बेचा तो उसने कितने में बेचा, 7 से घटाएंगे 6/7 के भाव से बेचा। लेकिन यहाँ कितना बताया गया है कि 6/7 बराबर है किसके, 1/44 के। इसको काटने से आपका रेट निकल आएगा कि इस कलम का रेट क्या है। अगर हम इसको काटते हैं तो 6 दूनी 12, 6 चौके 24, बराबर का तिरछा क्या होता है गुणा, तो 24 सत्ते कितना हुआ अगर गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 के 8, 7 दूनी 14 और 15 16। कलम का रेट जो टोटल था वो 168 रुपये था। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इसको अब हटा दूँ। अब कलम का रेट कितना था, 168। ठीक है, और बेचा कितने का गया, यहाँ बताया गया 189। तो अगर हम घटाते हैं इसको तो कितना आएगा, 9 से 8 निकालेंगे 1 बचेगा, 8 से 6 निकालेंगे 2 बचेगा, कितना बचा 21। ठीक है, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने का खरीदा था, 168 का, तो नीचे 168 लिख देंगे। ठीक है, 21 से इसको काटेंगे 8 बार में और 100/8 को इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 25 यहाँ 25/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25/2 का मतलब 12.5, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपये में बेचा। उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना चाहिए। देखिए मैंने क्या कहा, हर चीज़ अपने आप में क्या होता है 100, लेकिन उसने उसे 8% हानि पे बेचा तो 100 से अगर 8 घटा देंगे तो कितना बचा, 100 से 8 घटाने पे 92। 92 में बेचा, लेकिन यहाँ 92 में नहीं कहा गया, यहाँ कितने में बेचा गया 184, तो 92 का मान हो गया 184। हमें बेचना कितने में, 5% लाभ पे, तो हम नीचे क्या लिखेंगे, 100 में 5 जोड़ देंगे 105। हमारा आंसर आ चुका है। 92 से 184 को काटेंगे 2 बार में, बराबर का तिरछा गुणा होता है, 105 दुना हो जाएगा 210, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है कि क्या होगा। देखिए मैं हर प्रश्न को आपको बताता हूँ कम से कम कलम यूज करना है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ये मैं जो ट्रिक बताता हूँ धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ कलम चलाना ही बंद कर देंगे, लेकिन कब, जब आप प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर कर पाएंगे तब, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। और हर टाइप के प्रश्न अगर आपके नज़रों से गुजरते हैं तो आपके सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बन जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि इसमें वही प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं। मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्र तक शेयर जरूर करना। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पे 5000 की कमी कर देने पर, सॉरी दोस्त यहाँ 5000 नहीं 50 है, 50.0 है, तो मतलब 50 की कमी कर देने पर 5% का लाभ और 5% के हानि में बदल जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है। 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। लाभ और हानि कह दिया जाए तो ये दोनों के लाभ और हानि ऐड हो जाता है, ये ध्यान रखना, मैंने कई बार बताया। तो 5 5 क्या हो जाएगा 10% का टोटल हुआ है। कब, जब 50 की कमी होती है तो 10% का मान क्या हो गया 50, और टोटल क्या होता है हर चीज़ अपने आप में 100। तो 10 से अगर मैं 50 को काटूंगा 5 बार में, बराबर का तिरछा क्या होता है गुणा, तो 100 पंचे हो जाएगा 500 करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि वह अब भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए 1100 रुपये अंकित मूल्य है, जिसमें से 10% की छूट दे दिया गया। ध्यान से समझिएगा, 10% की छूट दे दिया गया
तो वो क्या हो गया, हर चीज़ अपने आप में मैंने क्या कहा 100 होता है, जिसमें से 10 की छूट दे दिया गया तो क्या हो गया 90। अब 90 जो हुआ इस पर भी वो क्या है 20% का लाभ अर्जित करता है। मतलब क्या हुआ कि 20% का लाभ अर्जित करता है, तो ये 90 किसके बराबर है 20% लाभ के बराबर। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 120 बराबर है किसके 90 के। तो हमसे पूछा गया है पुस्तक का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य हर चीज़ क्या होता है अपने आप में 100। तो 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 6 से इसको काटेंगे 6 कम 6, 6 पंचे 30, बराबर का तिरछा गुणा होता है 15 पचे कितना हो गया 75। मतलब कि 75% बस मैंने निकाल लिया, 75% हमें निकाल लेंगे 1100 का, ये हमारा क्या आ जाएगा लागत मूल्य। तो 1100 का 75% आप आसानी से निकाल सकते हैं। 75% को कह देंगे 25 × 75 और 25 चौका 100, सीधा सीधा 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 3 इसमें चला गया, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 275 मल्टीप्लाई 3, तो 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 22 और 3 दूनी 6, 2 8, 825 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। यदि किसी राशि पर y वर्षों के लिए y% की दर से साधारण ब्याज y रुपये होगा तो मूलधन ज्ञात करिए। अब देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे। मूलधन कहीं नहीं दिया गया है तो मूलधन छोड़ दीजिए। दर कितना दिया गया y%, तो y% रख दीजिए। समय कितना दिया गया y, तो y बटा कितना हो जाएगा 100, क्योंकि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। ब्याज कितना मिला y, तो y रख देंगे। अब इस y से इस y को काट देंगे, इस y से इस y को काट देंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 रख सकते हैं, तो y एक कम क्या हुआ y बराबर कितना हुआ 100। मतलब मैं y को 100 में भाग दे सकता हूं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 5% प्रति वर्ष के दर से प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में 1 रुपये देने वाली राशि है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे राशि क्या है, मूलधन क्या है। अब देखिए मूलधन नहीं पता है तो यक्स रख देंगे। दर कितना है 5%, समय कितना है 1 प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब 1 दिन का, बटा क्या होगा 100। कब करेंगे जब आपको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 100 यहाँ इसलिए नहीं करेंगे, बटा क्या हो गया 100। 100 किस लिए किया, प्रतिशत को हटाने के लिए 5% 100। और एक पॉइंट याद रखना है कि जब दिन के लिए प्रतिदिन दिन कह दिया जाएगा तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365, ये रखना है। इसका जो हमें ब्याज प्राप्त हुआ कि वो कितना मिला है 1 रुपये, बस आपका लग चुका है, इसमें कुछ करना नहीं है। 5 से अगर मैं 100 को काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा 20 बार में। कितनी बार में 20 बार में। अब देखिए ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, और यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x एक कम x हो जाएगा, और फिर बचेगा 365 गुणे 20। 365 गुणे 20 करेंगे तो होगा 2 पंचे 10 और 2 छक 12, 1 13 और 2 3 6 1 7, कितना हो जाएगा 7300 रुपये इसका मूलधन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। ए के वेतन के बी के वेतन का अनुपात 4:5 है और बी के वेतन का सी के वेतन का अनुपात 3:4 हो, तो ए का वेतन का और सी के वेतन से अनुपात क्या होगा। देखिए कुछ नहीं है, ए और बी दिया गया है तो हम ए बी रखेंगे और सी। ए बी का दिया गया है 4:5, तो 4:5 होगा। फिर बी और सी का दिया गया है 3:4, तो बी का कितना है 3 और सी का कितना है 4, तो 4 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 12, 5 3 15 और 5 चौक 20।
ए का हो गया 12, बी का हो गया 15 और सी का हो गया 20। पूछा गया ए और सी, तो ए का है 12 और सी का कितना है 20, 12:20 होगा। इसको छोटा कर सकते हैं, 4 3 12, 4 5 20, 3:5 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। संख्याओं x और y का अनुपात यहाँ दिया गया है, x अनुपात y बराबर 4:5। x का मान z से 20% अधिक है, z से 20% अधिक है, तो y का मान z से कितना अधिक होगा। x y का अनुपात दिया गया है 4:5, तो हम रखेंगे यहाँ x y z। x y का है 4:5, तो 4:5 हो गया। कहा गया y का मान z से कितना अधिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ x का मान z से 20% अधिक है, ठीक है। x का जो ये मान है ये z का 20% अधिक है, मतलब कि क्या हुआ कि 20% अधिक है तो 120 है। कौन? x, तभी 20% अधिक होगा। तो z का मान कितना हमें पता है 100, तो 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। और छोटा करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4। बराबर का तिरछा क्या होता है? गुणा। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ 10, और 10 बटा क्या हो जाएगा 3। तो अब मैं आपको बताऊं, ये अगर आपको काटना आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं काटना आ रहा है तो समस्या तो होगी। z का मान हो चुका है 10/3। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना, अब कोई भी संख्या अगर एक भिन्न में हो जाए और दो नॉर्मल रहे तो आप क्या करें, इसमें से इसे गुणा कर दीजिए। 3 चौक कितना होगा 12, तो x का मान याद रखिएगा 12 हो गया। और 3 पचे कितना हुआ 15, तो 15 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे गुणा नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3 से करेंगे तो 3 3 कट जाएगा और बचेगा 10। अब देखिए x का मान 12 है, y का मान 15 है और z का मान 10 है। कहा गया है y का मान z से कितना अधिक है। y का मान, y कितना है यहाँ पे 15 और z कितना है 10, तो z से कितना अधिक है? आप कहेंगे 5 अधिक है। तो 5% ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। किससे? कहा गया z से। z का मान कितना है 10। 10 से 100 को काटेंगे 10 बार में, 10 पचे 50, 50% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, a+b और b+c और c+a का अनुपात दिया गया 6:7:8 है। तो a+b+c बराबर 14 हो तो c का मान कितना होगा। अब देखिए, अगर इनको तीनों को अगर हम जोड़ लेंगे, इनका अनुपात दिया गया 6 7 8, 6 7 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 7 13 और 8 21। लेकिन इसमें a देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और c यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। मतलब कि हर जो संख्या है 2 बार रिपीट हुआ है। तो ये जो 21 जोड़ने पे आए, इसको मैं 2 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा 10.5। कितना 10.5। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो a b c का मान जो है तीनों का कितना है 10.5, ठीक है 10.5। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अगर आप देखिएगा तो a+b+c का मान कितना है 14 और वास्तव में कितना दिया गया है यहाँ 10.5, ठीक है। कितना है 10.5, लेकिन बताया कितना जा रहा है a+b+c का 14, तो आप 14 रख दीजिएगा। आपसे पूछा गया है c का मान कितना होगा। अगर a+b+c का 10.5 है तो a b का कितना है 6, और 6 से अगर हम 10.5 निकाल देंगे तो c का मुझे मिल जाएगा, ठीक है। 6 जैसे हम 10.5 से निकालेंगे तो बचेगा 4.5। ये क्या हो गया? ये हो गया c का मान। आंसर आ चुका है। 15 3 45, 15 7 105, 7 से 14 को काटेंगे 2 बार में, 3 दूनी 6, 6 c का मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है कि क्या होगा। 5 वर्ष पहले x की आयु और y की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद x की आयु y की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो x की वर्तमान आयु क्या है। बहुत ही इजी प्रश्न है। मैंने कहा कि ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। यक्ष की वर्तमान आयु अगर ज्ञात करना है, अगर यक्ष की वर्तमान आयु अगर हम 50 लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो 5 वर्ष पहले यक्ष की आयु वाई की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, अगर ये 50 है तो इसका मैं 5 वर्ष पहले देखूंगा तो कितना हो जाएगा, 50 से 5 घटाऊंगा 45। ये किसका हो जाएगी, एक्स की है आयु। और इसमें क्या कहा गया है, y की 3 गुनी थी, तो y का अगर 15 होगा तभी 15 तिहाई क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया है, 10 वर्ष बाद x की आयु y की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब देखिए 10 वर्ष मतलब अगर 50 साल इनका है और 50 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। और दूसरे की उम्र कितनी हो जाएगी, हमें पता है, अगर 15 अगर इस साल इनका था, ध्यान से समझिएगा, 15 साल, तो 5 साल तो ये पीछे वाला जुड़ेगा 20 होगा, और 10 ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30। तो देखिए क्या यह 2 गुना है, 30 एक कम 30, 30 दूनी 60, ये 2 गुना। तो देखते ही पता चल गया कि ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न को अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात 4:1 है और 90 लीटर के एक अन्य मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात 3:2 है, तो दोनों मिश्रणों में दूध की मात्रा के बीच धनात्मक अंतर कितना है। देखिए यहाँ पे 90 लीटर में दूध पानी कितना है, 4 और 5, सॉरी दोस्त 4 और 1, 4 1 दोनों जोड़ने पे कितना हुआ, 5। और टोटल दूध कितना है, 90 लीटर। दूध का पूछा गया है तो 4 है, दूध का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे 5 से इसे 18 बार में, और 18 चौक कितना हुआ, 72। ठीक है, इसको काट देंगे 18 बार में, 18 चौक 72। फिर 90 लीटर दूसरा है तो 90 लीटर है, और कहा गया इसका जो मिश्रण है 3:2, मतलब तो 3 2 कितना हुआ, 5। इसमें दूध कितना है, 3 तो 3, इसको काट देंगे 5 से 18 बार में, 18 तिहाई कितना हुआ, 54। पहले में कितना आया, पहले में आया आपका 72 लीटर दूध, दूसरे में 54। इनका अंतर कहा गया तो अंतर निकाल देंगे, 12 से 4 निकालेंगे 8 बचेगा, और 6 से 5 निकालेंगे 1 बचेगा। 18 लीटर का अंतर आ गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिला दिया जाए तो शराब से पानी का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है। 5 4 है तो 5x बटा 4x, इसको ऐसे करेंगे, मतलब 5 अल्कोहल है, 4 पानी है। मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तो 9 लीटर इसमें पानी मिलाया जाता है, 9 कर देंगे तो क्या हो जाता है अनुपात इसका, 4 5, तो 4 5। बराबर का तिरछा गुणा होता है 25x बराबर 4 चौक 16x और प्लस का 4 9 36। देखिए 16x इस पार आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 25 से 16 निकल जाएगा तो 9x बचेगा। 9x का मान 36 है, काटेंगे तो x का मान आ गया 4। पूछा क्या गया है, अल्कोहल की मात्रा। अल्कोहल कितना था, 5, तो 4 पंचे 20, 20 लीटर अल्कोहल हो जाएगा। अगर पानी का पूछा जाता तो 4 लीटर, यहाँ 4 से गुणा कर देते, 4 चौक 16 लीटर पानी हो जाता। लेकिन अल्कोहल पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया है, तो सही माध्य ज्ञात करें।
अब देखिए बहुत इजी है, 40 छात्र थे जिसका माध्य कितना है 68 है। बाद में 25 को गलती से 45 पढ़ा गया। क्या मतलब 25 को गलती से 45 पढ़ा गया, तो अगर 25 घटा देंगे 45 से तो बचेगा कितना 20 अंक ज़्यादा पढ़ लिया गया। छात्र कितने थे 40, तो 40 को अगर हम इससे भाग देंगे तो ये जाएगा 0.5 में, 0.5 में मतलब 0.5 हमने ज़्यादा पढ़ लिया। तो 0.5 अगर हम घटा देंगे तो हमारा एवरेज सही हो जाएगा। तो टोटल एवरेज कितना था 68 में से मैं 0.5 घटाऊंगा तो बचेगा 67.5, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 10 सेबों के नमूने में एक सेब का औसत भार गणना 104 ग्राम के रूप में की गई थी, ठीक है। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया था, तो उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या होगा। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। यहाँ देखिए तो 10 सेबों के नमूने में सेब का जो औसत भार है 104 है। 10 सेब का औसत भार कितना है 104 है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। हर सेब में 20 ग्राम कम दिखाया गया। अगर एक सेब में 20 ग्राम कम दिखाया गया, कितने सेब थे 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना कम दिखाया गया 200 ग्राम, ठीक है। अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं तो 10 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, काटने पे 20। इसका एवरेज कितना आया 20। तो पहले 104 था, 20 कम दिखाया गया था, हम जोड़ देंगे तो 124 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, तो एक ई बुक मैंने लॉन्च किया है जिसमें जीके और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस गणित के वही प्रश्न सभी कवर किए गए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसी को टॉपिक वाइज प्लस कलरफुल ई बुक तैयार किया गया है। अगर इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो अभी आप डिस्काउंट पे ले सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, जो नंबर 89 48 66 76 52 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ई बुक मिलेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस ई बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। अभी मैं डिस्काउंट में आपको इसे 39 रुपये में दे रहा हूँ, बाद में इसका रेट 100 रुपये हो जाएगा। ये लगभग 400 पेज की ई बुक है, तो प्लीज़ इस ई बुक को आप ज़रूर बाई करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में एक तालाब को खोद सकते हैं। यदि ये अकेले उस तालाब को 24 दिन में खोद सकता है तो ज्ञात कीजिए बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। अब देखिए ये और बी कहा गया, तो ये और बी कितना काम करते हैं 12 दिन काम करते हैं, और ये अकेले 24 दिन में कर सकता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब 12 24 का लासा लेंगे, कितना होगा 24 काटेंगे, 12 दूना 24, 24 एकम 24, मतलब ए बी मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं और ये अकेले एक दिन में 1 काम करता है। आप ये बताइए, अगर ए बी मिलके 2 काम करते हैं और ये अकेले 1 काम करता है, 1 हम घटा देंगे तो क्या बचेगा 1, जो केवल बी काम करेगा। तो बी भी एक दिन में कितना काम करता है 1 काम करता है। तो आपसे पूछा गया है बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोदेगा, तो 1 ही हिस्सा खोद पाएगा। टोटल कितना है 24, तो 1/24 हिस्सा खोदेगा, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है सी में। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। देखिए ये एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में। देखिए 2/5 भाग 12 दिन में, तो इसको काट लीजिएगा, 2 छक 12 और बराबर का तिरछा क्या होता है गुणा, तो 6 पंचे 30, मतलब बी उस काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में। ऐसे निकाल लिया जाता है। तो आशा करता हूँ ये निकालना आपको आ गया होगा। तो बी कितने दिन में कर लेगा 30 दिन में, तो यहाँ 30 रख लीजिए। अब अगर 24 और 30 का लासा लेंगे तो कितना होगा, 24 और 30 का लासा 820।
अब इसको काटेंगे तो 24 पंचे 120 और 3 चौक मतलब 120। अब ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम। दोनों ने 6 दिनों तक एक साथ काम किया, अभी कितना काम बाकी है? देखिए ये एक दिन में 5 काम किया, बी एक दिन में 4 काम किया, टोटल एक दिन में कितना काम होता है? 9। और इन्होंने लगातार 6 दिन काम किया तो 9 छक कितना हुआ? 54 काम कंप्लीट हो गया। काम कितना था? 120। ध्यान से समझिएगा, काम कितना था? 120, जिसमें से 54 काम कंप्लीट हो गया तो कितना काम बचा? आप 120 से 54 घटा देंगे तो 10 से 4 निकालेंगे 6 बचेगा, और यहाँ बचा 11 से 5 निकालेंगे 6, 66 काम बच गया। कितना बचा? 66 काम। और तो 66 काम बचा, 66 बटा 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको छोटा करते हैं, 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 11 बटा 20 काम अभी बाकी है, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है? बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए एक 15 घंटे में भरता है, दूसरा 24 घंटे में खाली करता है। लासा अगर आप लेंगे तो कितना आएगा? 120। तो टोटल टंकी मान लीजिए 120 लीटर की है। 15 से इसको काटेंगे, कटेगा 15 अट्ठे 120 और 24 पंचे 120। मतलब कि एक घंटे में टंकी 8 लीटर भरती है और दूसरी टंकी एक घंटे में 5 लीटर खाली करती है। अब आप ये देखिए, टोटल टंकी है 120 लीटर की। अगर ये 8 लीटर पहले घंटे में भरा और ये इसने खाली कर दिया, दोनों साथ खोला गया, तो 5 तो ही खाली करेगा, 3 फिर भी बच जाएगा। तो एक घंटे में 3 लीटर भरेगा। 120 भरने में कितना टाइम लग जाएंगे? 40 घंटे। 40 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर घंटा के चाल से तय करने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि चाल 15 मीटर सेकंड हो तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले हमें देखना है टोटल दूरी कितना है। 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है और 4 घंटे 30 मिनट तक, मतलब 4.5 घंटे चलता है। तो 4.5 से हम गुणा कर देंगे। इसको करेंगे तो आएगा 6 पंचे 30, 6 चौके 24 और 24 3 कितना हुआ? 27। 270 किलोमीटर कितना आया? 270 किलोमीटर आ गया टोटल दूरी। अगर 15 मीटर सेकंड की चाल से चलता है तो कितना टाइम लगेगा? देखिए 15 मीटर सेकंड है, घंटे में बदलने के लिए 18 बटा 5 से गुणा करते हैं। इसको निकालेंगे, 5 3 15 और 18 3 54, मतलब 54 किलोमीटर घंटा की चाल से अगर वो चले तो 270 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो हम 270 भागे 54 कर सकते हैं। ठीक है, तो 270 भागे 54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप इसका काट के आंसर निकाल सकते हैं। निकालना क्या है हमें पता है कि 54 पंचे 270 मतलब होता है, तो सीधा सीधा 5 घंटे लगेगा। था कुछ नहीं। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, एक 145 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकंड में 655 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है? अब देखिए यहाँ पे 145 मीटर लंबी ट्रेन है और 36 सेकंड में 655 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो जब वो पार करती है तो 655 मीटर लंबा पुल भी पार करती है और साथ में अपनी दूरी भी पार करती है 145। तो टोटल दूरी कितना हुआ? 5 5 10 और 5 4 9 1 10, 6 1 7 और 1 8। टोटल दूरी वो 800 मीटर पार करती है। कितने समय में? 36 सेकंड में। तो 36 नीचे कर देना। अब देखिए किलोमीटर घंटा ज्ञात करने के लिए 18 बटा 5 से गुणा करते हैं। आपका आंसर आ चुका है। काट दीजिए आप सीधा का सीधा। 18 से 36 को काटेंगे 2 बार में, 2 पंचे 10 और 10 से ये कट जाएगा, आएगा 80 किलोमीटर घंटा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, एक जलधारा की चाल 3 किलोमीटर घंटा है और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर घंटा है, तो धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा तय किया गया समय ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे अगर 6 किलोमीटर घंटा की चाल से आप चल रहे हैं और उसी दिशा में पानी अगर बह रहा है, तो देखिए पानी 3 किलोमीटर घंटा की चाल से चलेगा तो आपकी जो किलोमीटर घंटा की चाल हो जाएगी वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, अब आपको टोटल कितना किलोमीटर तय करना है, 37 किलोमीटर और 9 किलोमीटर घंटा चाल चलते हैं तो क्या होगा, 9 चौक 36, 4 सही 1/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 9 चौक 36 एक 37 हो गया, 37/9 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इतना पॉइंट याद रखना है क्योंकि पेपर में बार बार पूछा जाता है। 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं टोटल हैं 25, ठीक है, और 1 से 50 तक के बीच में टोटल अभाज्य संख्या है 15 और 50 से 100 के बीच में टोटल अभाज्य संख्या कितना है, 10। इतना याद आपको रखना क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। तो 50 से कम मतलब 1 से लेके 50 तक, इसमें टोटल है 15, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने मित्र तक शेयर जरूर कर देना। एक अभाज्य संख्या में क्या होता है, 2 से अधिक भाजक गलत होता है, स्वयं से वो विभाजित होता है और 1 से विभाजित होता है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है। सह अभाज्य संख्या उनका कहते हैं जिनका HCF, जिनका मासा 1 आता है। देखिए अगर हम बात करें तो 21 दूना 42 नहीं होगा, 3 त्रिका 9 इसका मासा 1 नहीं होगा। अगर हम बात करें तो किसका मासा 1 हो सकता है, अगर 43 तैया 129 होता है ये भी नहीं होगा। 12 और 7 का मासा निकालेंगे क्योंकि एक सम है एक विषम है, इसका मासा 1 आएगा, तो करेक्ट आंसर सहभाज्य ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। यदि ये और बी दो सह अभाज्य संख्याएं तो उनका लासा क्या होगा। आपको पता है सह अभाज्य संख्याओं का लासा सदैव क्या होता है, हमें आपको पता है, लासा आपको ज्ञात करना है। तो सह अभाज्य में एक संख्या सम होगी और एक विषम होगी, क्योंकि सह अभाज्य का पहचान होता है उसका मासा 1 आता है, तो सम और विषम का सदैव गुणनखंड होता है। बस याद रखना है सह अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होगा, तो A × B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये है आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ क्लास भी आपको पसंद आया होगा। यहाँ दिया गया है 1/1 × 2 मल्टीप्लाई 1/2 × 3, ऐसे चलते हुए सीरीज 9 × 10 तक दिया गया है। इसका उत्तर आपको बताना है। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए 2 और 1 का अंतर 1 है जो कि ऊपर दिया गया है, 3 2 का अंतर ऊपर 1 है, 4 से 3 का अंतर 1 है। अगर अंतर ऊपर दिया गया है तो कुछ करना आपको नहीं, कुछ भी करना नहीं है, आगे की संख्या उठाना है। क्या दिया गया है 1/1, तो 1/1 को लेना है 1/1 और लास्ट का लेना है 1/10, यही घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना। 10 1 का लासा 10 होगा, इसको काटेंगे तो 10 बार में 10 एकम 1, तो आ गया 9/10 इसका करेक्ट आंसर 9/10, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।